हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन है कारण और तर्क से संबंधित, ये क्वेश्चन आपको पिछले जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आपका जनवरी का ऑनलाइन पेपर रहा हो या फिर अगस्त में जो आपको ऑफलाइन पेपर रहा हो, इन पेपरों में आपको जो है ये तर्क और कथन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलने लगे हैं। ठीक है, पहले इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब जो पेपर हो रहे हैं ये आपका जो है रटने पे आधारित नहीं बल्कि समझ पे जो है आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई सारे देखने को मिलते हैं सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका हिंदी का पेपर हो, ईवीएस का हो, सीडीपी का हो, मैथ का हो, संस्कृत हो या इंग्लिश का हो, इन सभी पेपर में आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कारण और तर्क से। ठीक है, तो आज की क्लास में कारण और तर्क से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको जो ध्यान रखनी होती है ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है कठिन न लगे और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम क्वेश्चन है, लेकिन आपको हम तरीके बता देंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। आप तरीके सीख लीजिए कि किस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपको वहाँ कोई दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कथन कि कथन ए, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन लोगों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। ठीक है, कथन जो कह रहा है दो बच्चों को कंपेयर कर रहा है कि जो उच्च आय वाले परिवार वाले बच्चे हैं, जो उच्च आय परिवार वाले जो बच्चे हैं वो जो है निम्न आय वाले परिवार के जो बच्चे होते हैं उनसे जो है अपना दिन क्या करते हैं, अलग बिताते हैं। जाहिर सी बात है जो उच्च आय वाले जिनके पास जो है अधिक पैसे हैं, जो धनी परिवार वाले बच्चे हैं, उनका जो रहन सहन होता है वो अलग होता है निम्न आय वाले परिवारों से। ठीक है, तो कथन ये कह रहा है कि वो बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ते समय कथन और जो तर्क दिया होता है या निष्कर्ष दिया होता है, इनको दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं। ठीक है, कि कथन क्या कह रहा है और जो आपका तर्क या फिर यूँ कह लें कि जो कारण होता है वो क्या कह रहा है। ठीक है, दोनों में कंपेयर करना है कि जो कथन है वो क्या कह रहा है और तर्क क्या कह रहा है। जो कथन जो बोल रहा है वो क्या सही बोल रहा है या सही जो है व्याख्या कर रहा है, जो तर्क है वो क्या सही बोल रहा है, जो व्याख्या कर रहा है क्या कथन का व्याख्या कर रहा है या फिर इसकी जो व्याख्या वो अलग है। ठीक है, तो दोनों को देखना है कि कथन सही है कि गलत है, तर्क या फिर कारण आपका सही है कि गलत है, ये व्याख्या जो है क्या कथन की कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या भी पूछता है कि जो आ रहा है या तर्क है जो उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता, तो इनको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हो, चाहे आपका ईवीएस का हो, सीडीपी का हो या हिंदी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को आपको सभी जो भी क्वेश्चन है जिस भी सब्जेक्ट के, उनको कथन और तर्क या फिर यहाँ पे तर्क की जगह कारण भी दिया होता है, इन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। सबसे पहला जो है नियम है या पहले जो आपको जिस तरीके से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तरीका यही है कि आप सबसे पहले ये जो क्वेश्चन इनको ध्यान से पढ़ें। कथन क्या कह रहा, तर्क क्या कह रहा, तर्क जो है वो कथन की व्याख्या करता है कि नहीं करता, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो कथन क्या है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। ये जो है कथन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये मान लेते हैं, ये बात सही भी है कि जो उच्च आय वाले परिवार के बच्चे होते हैं उनका जो रहन सहन होता है अलग होता है निम्न आय वाले परिवार से, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क दिया हो कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। ठीक है, बचपन की जो संकल्पना है वो सार्वभौमिक नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता होती है या विविधता है। तो जो ये आपका कथन तो सही है, 100% आप इसको मान के चलते ये सही है, इसको टिक लगा लेगी, आपको सही है। ठीक है, लेकिन जो है बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। ठीक है, ये तो तर्क तो आपका सही है, लेकिन क्या करता है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। जो परिवार की बात कर रही है, परिवार के बच्चों की बात कर रही है, उच्च आय और निम्न आय की बात कर रही है, ये जो है तर्क बिल्कुल अलग व्याख्या कर रहा है, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्या कहेंगे कि तर्क कथन आपका सही है लेकिन तर्क जो है गलत है, ये जो है सही व्याख्या नहीं करता। तो पहला ऑप्शन दिया कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता ए की। अगर ये दोनों सही होते हैं और ये जो है आपका जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन टिक लगाएंगे। ठीक है, सही करेंगे। अगर
दूसरा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। अगर आपका ए यानी कारण आपका सही हो और आर जो है आपका तर्क ये भी सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन को टिक लगाएंगे। तो यही यहाँ पे वही कह रहा है कि जो पहला आपका जो कथन है वो तो सही है, लेकिन जो आपका तर्क आर है वो आपका सही तो है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, यही ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कथन ए, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से सीखते हैं। हमने क्या बताया था कि जो यहाँ पे केवल हो, कहीं भी क्वेश्चन में, चाहे वो कथन से संबंधित क्वेश्चन हो चाहे ऐसे आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो, अगर आपका केवल नजर आए तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा, सही नहीं होगा। तो ये आपका कथन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी जो बच्चे कुछ चीज़ें सीखते हैं वो अपने समाज के बारे में सीखें या फिर जो है रीति रिवाजों के बारे में सीखे, तो सिर्फ अपने अभिभावकों से नहीं सीखते, वो अभिभावकों से भी सीखते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से भी सीखते हैं, अपने विद्यालय से सीखते हैं, समाज के अन्य लोगों से भी सीखते हैं, सिर्फ अभिभावकों से नहीं सीखते। तो कथन क्या है आपका, गलत है। ठीक है, इसको देख के काट देंगे। दूसरा तर्क दिया है कि बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। ये भी आपका क्या करता है, एक कथन एक को कहीं भी किसी भी तरीके से व्याख्या नहीं करता, तो ये भी आपका क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, और जो सामाजिकरण वो एक सरल और रैखिक प्रक्रिया नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपका तर्क गलत है, यानी कथन भी गलत है आपका और तर्क भी गलत है, दोनों आपका गलत है। तो ए तो होगा नहीं क्योंकि व्याख्या ही नहीं करता ना, तो सही है। दूसरा भी नहीं होगा, ये भी गलत। तीसरा है कि ए सही है लेकिन आर गलत, ये भी नहीं है। बल्कि चौथा सही है कि ए और आर दोनों क्या है, गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने हैं और सॉल्व करने हैं, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथनों को, यानी अभिकथन एक और ए और कारण आर की तरह चिन्हित अंकित किया गया है। ठीक है, यानी अभिकथन और कारण के रूप में क्वेश्चन पूछा जा रहा। अभिकथन कह रहा है कि गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए। ठीक है, जो अभिकथन है वो क्या कह रहा कि जो गणित की पाठ्यचर्या उसको सुसंगत होना चाहिए, बिल्कुल सही, उसको सुसंगत होना चाहिए। नहीं कि जो गणित की पाठ्यचर्या उसको सबको एक साथ मिला के जो है उसको पढ़ाना चाहिए, उसका जो संगति है वो सुसंगत होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो सही है, कथन सही है आपका। कारण दिया कि विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार या मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन भी आपका सही, यानी कारण भी सही। क्यों सही है, क्योंकि अगर गणित की जो पाठ्यचर्या होगी वो अगर सुसंगत होगी, तब विद्यार्थी ये देख सकते हैं कि कैसे गणित के जो विचार हैं या मत हैं कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और वो किस प्रकार जो है एक नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को जो क्या करते हैं, सही भी हैं और इसकी व्याख्या यानी आर जो है एक ही व्याख्या भी करता है। ठीक है, यहाँ गणित की पाठ्यचर्या की बात की गई सुसंगत होने के लिए, और यहाँ भी कह रहा है कि बच्चा की अगर गणित की जो पाठ्यचर्या होगी वो सुसंगत होगी, यानी इससे जो है ये रिलेट कर रहा है, आर जो है वो कथन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, कि अगर गणित की पाठ्यचर्या सुसंगत होगी तो विद्यार्थी क्या करेंगे, यह देख सकते हैं कि गणित के जो विचार हैं मत हैं वो एक दूसरे के जो आपस में जो बच्चे हैं उनसे जो किस तरीके से जुड़ते हैं और वो इस प्रकार नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं अगर गणित की पाठ्यचर्या सुसंगत होती है। तो आपका अभिकथन और कारण दोनों सही भी है और कारण जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर यहाँ पे आर होगा। ठीक, आर सही व्याख्या का सही कारण है ए का, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन दिया हुआ है कि शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं को संबंध करना आवश्यक होता है। ठीक है, जो शिक्षक होते हैं उनको कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य में से संरचनाओं को संबंध करना क्या होता है, आवश्यक होता है। बिल्कुल सही, जो भी शिक्षक होते हैं उनको क्लास में संप्रेषणात्मक जो कार्य होते हैं उसमें संरचनाओं को संबंध करना आवश्यक होता है। तो ये ऑप्शन यानी कथन आपका क्या है, सही है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, कहीं पे आपका अभिकथन दिया रहेगा सिर्फ, कहीं पे आपको कथन दिया रहेगा और यहाँ पे कहीं तर्क दिया रहेगा, कहीं कारण दिया रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, इस टाइप के जो है अलग अलग तरीके के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कारण आर दिया हुआ है लेकिन ए और आर आपको जरूर देखने को मिलेगा हर जगह। कारण आर दिया हुआ है कि संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थ बनाता है। बिल्कुल सही, जो संप्रेषणात्मक कार्य का अभ्यास होता है वो शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या करता है, सक्षम बनाता है या समर्थ बनाता है। तो यहाँ भी संप्रेषणात्मक कार्य की बात करी गई है और यहाँ भी संप्रेषणात्मक कार्य की बात हो रही है। इसका मतलब कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो अभिकथन की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो इसका जो आंसर होगा
कि ए तथा आर दोनों सही है, यानी ए अभिकथन और कारण आर आपका दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अभिकथन क्या कह रहा है। अभिकथन जो कह रहा है उस जो है वो कारण से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले सबसे पहले देखना है कि अभिकथन क्या कह रहा है और कारण क्या कह रहा है। दोनों के जो विचार हैं एक जैसे मिल रहे हैं, कहने का मतलब जो अभिकथन और कारण होते हैं उन दोनों के जो विचार हैं वो मिलने चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे सही होगा। नहीं मिल रहे हैं तो गलत होगा। एक मिल रहा है तो एक सही कर देंगे, अगर दोनों मिल रहा है तो दोनों सही कर देंगे, दोनों नहीं मिल रहा दोनों नहीं कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान देना है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो कारण आर है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि यहाँ भी संप्रेषणात्मक कार्य की बात करी गई और यहाँ भी। सिर्फ अगर संप्रेषणात्मक कार्य ये जो वर्ड है इसको भी ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख सकती है, यानी नहीं रख पाती है। ठीक है, अभिकथन दिया कि 4 वर्षीय रिया है। एक 4 वर्ष की क्या है रिया है, वो लंबे और चौड़े 2 बर्तन होते हैं। एक लंबा होता है आपका, ठीक है, पतला होता है, लंबा होता है, और एक क्या होता है चौड़ा होता है। इस टाइप का 2 प्रकार के बर्तन होते हैं। दोनों में एक ही समय में समान मात्रा में, यानी कि जितना भी एक गिलास का पानी है वो समान मात्रा में जितना डालती है इसमें भी, यानी कि इतना पानी इसमें भी डालती है, इतना पानी इसमें भी डालती है। ठीक है, डालते समय यानी पानी को डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। उनकी जो चौड़ाई और लंबाई उसको क्या करती है, एक समय में ध्यान नहीं रख पाती है। तो ये तो चलो ठीक है, यानी जो 4 वर्ष की लड़की होती है, कोई लड़का होता है, वो उसको जो है इस चीज़ को जो है ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अगर उनको क्या किया जाए कि अगर कोई बर्तन दिया जाए छोटा बड़ा, तो जो बड़ा बर्तन होता है उसी को वो पकड़ता है, छोटे को नहीं पकड़ता, उसको ये ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो पहला सही है अभिकथन आपका। ठीक है, दूसरा है कि कारण दिया हो कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में। किस चरण में है, तो वो है क्या है, पूर्व संक्रियात्मक चरण में। ये जो पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या होता है, इसमें जो बच्चे हैं वस्तुओं के प्रति जो एक तरीके से अलगाव होता है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वस्तुओं के प्रति जो अलगाव की भावना होती है वस्तुओं में वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो जो रिया है वो किस चरण में है, पूर्व संक्रियात्मक चरण में, जो कि जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास का पूर्व संक्रियात्मक चरण होता है। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने जो है बताया कि जो रिया है वो जो है संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। बिल्कुल सही, तभी वो जो है उसको जो पतला और जो चौड़ाई उसकी है बर्तन की ऊंचाई और चौड़ाई उसको ध्यान में नहीं रख पाती। तो आपका ये अभिकथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, यानी जो कारण है ये आपको रिलेट कर रहा है किससे, ए से, अभिकथन ए से। तो आपका अभिकथन और कारण तो सही है ही, साथ में जो कारण है वो आपको इससे व्याख्या भी कर रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन दिया हुआ कि एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। ठीक है, एक जो शिक्षिका है वो कक्षा को संवेदात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से क्या करती है, उदाहरण शामिल करती। तो बिल्कुल सही है, अगर किसी भी क्लास को आपस में जो अंतःक्रिया होता है संवेदात्मक, मतलब कि आपस में जो बातचीत होती है उसको जो है बनाने के लिए, बातचीत का माहौल बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण, जो उनके आसपास का पर्यावरण, आसपास का जो माहौल है वहाँ से उदाहरण लेती है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका सही है कि अगर उसके बच्चों के आसपास से ही चीज़ें वो निकाल के लाएगी तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। अगर कोई उदाहरण बच्चे के परिवार से बताकर की जाती है, ठीक है, जो है उनके परिवार से जोड़ कर बताई जाती है, उनके आसपास के लोगों से जोड़ करके बताई जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, आसानी से सीख पाते हैं। तो अभिकथन तो आपका सही है। दूसरा तर्क दिया हुआ है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये भी सही है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होता है वो सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं बच्चों की। तभी जो है वो शिक्षिका क्या करती है कि उसके आसपास के जो है पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तो आपका अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और जो तर्क है वो क्या करता है, सही व्याख्या भी किसकी अभिकथन की करती है, क्योंकि इसमें भी जो है पर्यावरण की बात करी गई है और समाज की बात करी गई है। ठीक है, यानी आसपास यानी उसको समाज का ही तो माहौल हुआ, और यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती, ये भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, आपका पहला ही ऑप्शन क्या होगा,
सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है अभिकथन कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। जी नहीं, विद्यार्थियों द्वारा की गई जो गलतियां व त्रुटियां होती वो शिक्षकों की असफलता को दर्शाती, ना कि विद्यार्थियों की। ठीक है, अगर यहाँ पर शिक्षकों की बात होती कि शिक्षकों की असफलता को दर्शाती तो सही होता, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती, इसका मतलब ये अभिकथन आपका गलत होगा। अगर कोई विद्यार्थी गलती कर रहा है, कोई त्रुटियां कर रहा है, तो उसमें विद्यार्थी की गलती नहीं है, बल्कि किसकी गलती है? टीचर की गलती, विद्यालय की गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों की जो त्रुटियां उसको शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों की असफलता बताई जा रही, तो इसका मतलब ये क्या है? आपका अभिकथन गलत है। दूसरा तर्क देख लेते हैं कि तर्क में क्या दिया हुआ है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, ये आपका गलत है। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता होती है, नहीं यहाँ पे दिया हुआ, इसका मतलब आपका तर्क भी गलत है। तथा उनके सीखने की सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं, ये आपका क्या होगा? तर्क क्या है? आपका गलत है। इसका मतलब कि आपका अभिकथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। सिंपल आपका आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से गलत है? यहाँ पे शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों की असफलता को दर्शाती है, इसलिए गलत है। दूसरा यहाँ पे दिया हो कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, बल्कि उनके में जो है खुद से सोचने की क्षमता होती है, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ इसमें जो है पहला ऑप्शन तो इसका सही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा भी नहीं सही होगा, बल्कि इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि ए और आर दोनों क्या है? गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो विद्यार्थी को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, सही है कि कोई भी विद्यार्थी अगर कोई टीचर जो है उसको कोई प्रश्न दिया हुआ है और विद्यार्थी उस प्रश्न को हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है, ठीक है, जो है उसको सॉल्व करने के लिए जो है परेशान है, तब अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर वो जो है किसी भी चीज़ को लिखित रूप में नहीं दे पा रहा है तो उसको जो है एक मौका देना चाहिए कि वो अब जो अपने उसके विचार है उसको मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? मौका देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही, यानी कि किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए ऑप्शनल मौके देने चाहिए, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे मौखिक रूप में हो। जिस तरीके से बच्चा जो है कंफर्ट हो उस तरीके से जो है टीचर को उससे पेश आना चाहिए, उस तरीके से उससे जो है उसको अपनी बात अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, दूसरा तर्क दिया है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा करते हैं। कम से कम नहीं होता बल्कि क्या होता? अधिक से अधिक अपेक्षा। तो ये तो सिंपल सा है कि तुरंत इसको देख के ही आप काट देंगे। भाई कोई टीचर ये नहीं कहेगा कि जो है विद्यार्थी कम से कम असफल हो, वो तो चाहेगा कि उसके क्लास में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हों वो अधिक से अधिक सफल हों। ठीक है, इनफैक्ट जो टीचर होता है वो खुद चाहता है कि जो उसके बच्चे हों, उसके जो विद्यार्थी हों, वो उससे भी ज़्यादा जो है ज्ञान अर्जन करें, ज्ञान अर्जित करें। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है? यानी तर्क जो आर है वो आपका गलत होगा कि अधिगम तब तक अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा करते हैं। कम से कम नहीं बल्कि क्या होगा? अधिक से अधिक अपेक्षा करें। तो तर्क आपका गलत है, आपका सिर्फ अभिकथन जो है वो सही है। तो ए सही है, आर आपका गलत है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। बिल्कुल सही, जो विद्यालय होते हैं उनको नवीन ज्ञान के सृजन के लिए क्या करना चाहिए? जो लक्षित पाठचर्या होती है उस पर क्या करना चाहिए? बल देना चाहिए। तो अभिकथन सही है। दूसरा तर्क दिया है कि बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही, अगर बच्चों को अध्यापक का सहयोग मिल जाए, क्योंकि जो अध्यापक होते हैं वो सुविधा के रूप में होते हैं। ठीक है, अगर वो जो है बच्चों की सुविधा के लिए कुछ काम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो बच्चों में जो है ज्ञान के सृजन की जो व्याख्या करने की क्षमता होती है उनमें जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, वो जो है सीखने के लिए तत्पर रहेंगे अगर जो है टीचर का सहयोग मिलता है। तो आपका तर्क भी सही है, यानी अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। जो तर्क है आपका सही व्याख्या करता है किसकी? ए की, क्योंकि दोनों बातें एक जैसी कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि अभिकथन दिया है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का साथ, ये सत्व यहाँ पे सत्य होगा, योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सही कि अभिकथन कह रहा है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें। तो अभिकथन आपका सही है। दूसरा है कि योग्यता की अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है। बिल्कुल सही, जो योग्यता होता है उसका जो अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य होता है विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। तो तर्क भी आपका सही है, लेकिन जो आपका तर्क है वो क्या करता है, अभिकथन की जो है व्याख्या नहीं करता। अभिकथन आपका अलग बात कर रहा है और जो तर्क है वो अलग बात कर रहा। जो तर्क बात कर रहा है वो सही तो है, लेकिन इसकी यानी अभिकथन एक ही जो है व्याख्या नहीं करता है। तो पहला तो आपका गलत है क्योंकि व्याख्या नहीं करता। दूसरा सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उनका जो एक काम ही होता है कि बच्चों को जो है उनके अंदर जो भ्रांतियां हैं, पहले से जो भ्रांतियां हैं या उनके अंदर पढ़ाते समय जो भ्रांति उसकी क्या करें, पहचान करें और उनकी जो अनदेखी करने के बजाय यानी जो उनकी भ्रांतियां उसको अनदेखा ना करें बल्कि क्या करें, पहचान करें और उस पर जो है चर्चा करें। तो अभिकथन आपका सही है। हर टीचर का एक कर्तव्य होता है, उसका कर्तव्य होना भी चाहिए कि जो विद्यार्थियों के अंदर जो भ्रांतियाँ हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर उनकी भ्रांतियों को पहचान करें, ठीक है, उनको अनदेखी न करें और उस पर जो है चर्चा भी करनी चाहिए। तो ये अभिकथन सही है। तर्क है कि ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो भ्रांतियाँ हैं ये जो है वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में होती हैं जो अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने आसपास जो माहौल होता है, जो अपने परिवार के लोग होते हैं या जो उनके समाज के लोग होते हैं उनके साथ आपस में बात करने के बाद जो है उसका आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में क्या है, अर्थपूर्ण है। तो आपका क्या है कि अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है और जो तर्क है वो जो है सही व्याख्या करता है किसकी, एक की, क्योंकि यहाँ पे भ्रांतियों की बात करी गई है कि भ्रांतियों की जो है पहचान करना है, उनको अनदेखी नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ भी कह रहा है कि जो भ्रांतियाँ आती हैं वो जो है उसके आसपास के माहौल में से ही वो जो है अडॉप्ट करता है, लेता है और वो आधार बना लेता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर क्या करता है, एक ही सही व्याख्या करता है। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिकथन दिया हो कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थी को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो टीचर होती है उसको किसी भी संप्रत्यय को पढ़ाते समय अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो सही है, आपका अभिकथन सही है। ठीक है, और दूसरा तर्क दिया हुआ कि गैर उदाहरण किसी संप्रत्यय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते। ऐसा नहीं कि जो गैर उदाहरण संप्रत्यय होते हैं वो किसी भी भूमिका को समझने में जो है किसी भी संप्रत्यय को समझने में भूमिका नहीं निभाते बल्कि क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं, तभी तो जो है उसको प्रोत्साहित कर रही है टीचर। तो तर्क क्या है आपका, गलत है। ए सही है, तर्क क्या है, गलत है। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, माध्यमिक विद्यालय हो या अन्य उच्च विद्यालय हो, कहीं भी हो, शिक्षकों को ये नहीं कहना चाहिए कि जो लड़के हैं उनको भाषा नहीं पढ़ना है बल्कि उनको गणित और विज्ञान पढ़ना है, क्योंकि ये जो है जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करते हैं, दर्शाती है। ठीक है, तो ये गलत होगा कथन। किसी भी शिक्षक को यह अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से मना करे। ठीक है, यहाँ पे जो सीधा सीधा कह रहा है कि जो शिक्षक है वो लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित और विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए क्या करता, प्रोत्साहित करता है या करना चाहिए। तो क्या है ये आपका सीधा सीधा आप काट दीजिए, गलत है, भेदभाव हो रहा है। दूसरा तर्क दिया हुआ कि लड़कों में भाषा पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ये भी गलत है कि जो लड़कों में भाषा पढ़ने की क्षमता होती है वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जन्मजात क्षमता नहीं होती है। होती है भाई, कोई लड़का हो या लड़की हो, सभी में भाषा की जो पढ़ने की जो क्षमता होती है, भाषा को अपनी भाषा को अडॉप्ट करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो ये आपका तर्क गलत है, यानी अभिकथन आपका जो है वो भी गलत है और तर्क भी गलत है। ठीक है, तो ए और आर दोनों आपके गलत है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए, यानी जो भाषा अध्यापक होते हैं, जो भाषा पढ़ाते हैं, उनके द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। ठीक है, तो सही है, तैयार की जानी चाहिए। ठीक है, ये मान लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थी में क्या होती, विविधता होती है। ठीक है, तो नई भाषाओं के अधिगम में शिक्षार्थियों में विविधता तो होती है, लेकिन ये जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो अभिकथन और तर्क दोनों सही तो है, लेकिन जो तर्क है वो एक ही जो है सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका दूसरा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही तो है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ कि शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए एक शिक्षक एक ही समाचार का उल्लेख करते हुए कई समाचार पत्र लाता है और प्रोत्साहित करता है। ठीक है, शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए एक जो शिक्षक को क्या करता है, एक ही समाचार का उल्लेख करते हुए कई समाचार पत्र लाता है और प्रोत्साहित करता है। जैसे क्या होता है कि मतलब टीचर क्या करता है कि कोई एक जो है घटना के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन जो एक घटना है वो कई समाचार पत्रों से अलग अलग माध्यम से बताना चाहता है। जैसे क्या होता है कि कई सारी घटनाएं हमारे राज्य में या हमारे देश में जो घटती हैं, तो बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो कोई भी घटना को अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई जो है उसको इंटरेस्टिंग तरीके से बताता है, कोई सही घटना बताता है कि ये जो है सही घटना, कोई उसमें जो है उलटफेर कर देता है। तो कई तरीके से कोई एक जो बात कहने के जो तरीके होते हैं वो कई तरीके होते हैं। हम जिस तरीके से बोलते हैं, अब जो हमारे पीछे खड़ा है वो उस बात को अलग तरीके से बोलता है। यानी जो किसी भी चीज़ को बताने के जो तरीके होते हैं सबका अपना अलग अलग होता है। तो वहीं पर है, जो शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए जो एक शिक्षक है वो एक ही समाचार को, जो भी एक उसके पास न्यूज़ है उसको जो है उल्लेख करते हुए कई समाचार पत्र लाता है और प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये तो सही है, ऐसा हो सकता है, करना भी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे जो है अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझें। ठीक है, ये सही है। कारण है कि मध्यम कक्षा में पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत हो सकती है, गलत है। मध्यम क्लास हो या कोई अन्य क्लास हो, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक के अलावा भी कई सारे सोर्स होते हैं जिससे बच्चा सीखता है। तो एकमात्र जहाँ पे आए, केवल जहाँ पे आए, क्या होगा, गलत होगा। तो अभिकथन ही सिर्फ आपका सही है और आर जो है गलत है। तो ए सच है, सही है, लेकिन आर क्या है, आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, टोटल आपके 15 क्वेश्चन लिए थे। हमारा ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराने का या फिर जो है आप ये जो टॉपिक पढ़ाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आपको सिर्फ ये तरीके बताने हैं कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम में आ जाए, हो सकता आ भी जाए, हो सकता नहीं भी आए, लेकिन आपको तरीके पता होने चाहिए। आपको तरीका, सही तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अभिकथन हो या फिर जो है कोई सामान्य से क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आप पहले ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसके बाद आप आंसर को निकालिए। आंसर आपको, यानी आंसर के जो ऑप्शन है वो समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव निगेटिव का भी जो है ध्यान रखिए कि कौन से पॉजिटिव वर्ड है, कौन से निगेटिव है। तो उसको भी अगर ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे ही जो आपका अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, इसमें भी आपके जो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तब आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो अगर आपके पास कोई भी जो है प्रीवियस ईयर की पेपर हैं, ठीक है, यानी आपके पास कोई किताब होगी जो पिछले साल के जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, पिछले साल के पेपर दिया हुआ है, तो उसमें आप सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन, उनको टिक लगा लीजिए सारे पेपर्स में, चाहे आपका ईवीएस हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उन सभी में पहले आप ढूंढ लीजिए कि अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन किस में हैं। ठीक है, उसके बाद आप उनको ही सॉल्व करेंगे तो अब आपको जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। आपको एक चीज़ हिंट दे दें कि जो आपका ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा जो देखने को मिलेंगे, आपको जो 2023 में पेपर हुए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास 2023 का जो है पेपर है जिसमें पिछले साल के जो है पेपर हैं, कोई किताब है जिसमें 2023 के हैं, तो उसमें से आप सॉल्व करिए, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, या फिर अगर आप इस चीज़ को भी ध्यान रखते हैं कि किस टाइप से जो है सॉल्व किया जाता है, तो भी आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन 1, 2 या 2, 4, 10 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लीजिए, प्रैक्टिस कर ही लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपके वहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, तो हमने आपको तरीके बता दिए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आपको ये जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपको सॉल्व करने में इनमें कोई दिक्कत ना हो।
तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।